दोस्तों, जब माँ जिंदा थी तो किसी को फुर्सत नहीं थी और जब गई तब सबको याद आई ममता की छाँव। ये कहानी एक माँ की है जो टूटती रही, झुकती रही, पर अपनों के लिए हर दर्द मुस्कुराकर सहती रही। जिस घर में माँ की हंसी गूंजती थी, आज वहाँ खामोशी भी चीखती है। माँ की ममता की परीक्षा हर बार वही लेता है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती, अपने सारे सपने कुर्बान कर देती है, हर खुशी उनके नाम कर देती है, लेकिन जब वही माँ अपने आखिरी वक्त में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हो तो क्या उसका बेटा, उसकी बेटी उसका हाथ थामे होते हैं या फिर उनके पास इतना वक्त भी नहीं होता। उस माँ के लिए जिसने अकेले 3-3 बच्चों को पाला, हर दुख सहा, हर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन बुजुर्ग होते ही उन्हीं बच्चों की नज़रों में बोझ बन गई और जब जिंदगी की आखिरी सांस चल रही थी तो कोई बेटा उसके पास नहीं था। यह सच्ची कहानी है एक ऐसी माँ की जिसकी ममता तो अमर थी, लेकिन उसकी कीमत उसके अपने बच्चों ने कभी समझी ही नहीं। पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में माँ जरूर लिखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली जानकी देवी अस्पताल के एक बिस्तर पर पड़ी थी। चारों तरफ मशीनें, नली, ऑक्सीजन मास्क और एक सन्नाटा जो उनके दिल को भीतर तक चीर रहा था। कमरे के बाहर उनके 2 बेटे आकाश और विकास मोबाइल में बिजी खड़े कुछ खुसर फुसर कर रहे थे, जबकि उनकी इकलौती बेटी रेनू सोफे पर बैठी अपने फोन पर बातों में मशगूल थी। और वहीं पास में आंखों में चिंता लिए बैठा था राजू, जिसने कभी इस घर में नौकर की तरह कदम रखा था, लेकिन जानकी देवी के स्नेह ने उसे बेटा बना दिया था। जैसे ही जानकी देवी को होश आया, राजू ने झुककर आवाज दी, माँ जी, आप ठीक हैं? भगवान का लाख लाख शुक्र है। वो खुशी से अपनी पत्नी रितु की तरफ मुड़ा। तू यहीं रुक, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। रितु घबराई हुई जानकी देवी की आंखों में झांक रही थी, जो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मुंह पर मास्क था, आवाज नहीं निकल रही थी। जानकी देवी ने आंखों के इशारे से पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? रितु समझ गई। वह रेनू के पास गई जो अब भी फोन पर थी। दीदी, माँ जी कुछ कहना चाह रही है, आप चलिए ना उनके पास। रेनू ने बिना कोई भाव बदले कहा, माँ को होश आ गया, अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी फोन पर बात कर रही हूँ, बाद में आती हूँ, तुम डॉक्टर को बुला दो। उस जवाब ने जानकी देवी के सीने को कुछ इस तरह चीर दिया जैसे कोई सुई अंदर तक चुभ गई हो। आंखों से आंसू टपक पड़े, पर आवाज फिर भी ना निकली। रितु ने उनका हाथ थाम लिया, उनका दर्द समझते हुए माँ की तरह माथा सहलाया। कुछ ही देर में राजू डॉक्टर को लेकर लौट आया। डॉक्टर ने जांच की और नर्स को हिदायत देकर बाहर निकल गए। आकाश और विकास भी बाहर ही खड़े डॉक्टर से बातें करने लगे। राजू वहीं माँ के पास बैठा रहा। माँ जी, घबराइए नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे। जानकी देवी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी, जैसे उन्हें खुद भी यकीन नहीं कि वह और कितने दिन की मेहमान है। नींद का असर होते ही वो फिर से सो गई। राजू ने रितु से कहा, तू घर जा, हल्का खाना बना ला और सूप भी, मैं यहीं हूँ। रितु के जाते ही राजू भी चाय के बहाने बाहर चला गया। इधर कुछ देर बाद आकाश, विकास और रेनू जानकी देवी के पास आए। कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। फिर विकास बोला, भैया, क्या मुसीबत है? कब तक माँ के पीछे टाइम वेस्ट करेंगे? आकाश बोला, मैं क्या करूँ, डॉक्टर कह रहे हैं कब ठीक होंगी, कुछ कह नहीं सकते। रेनू बोली, मुझे तो लगता है माँ को होश में आते ही पूछ लेते हैं,
उन्होंने वसीयत में क्या लिखा है। आकाश मुस्कुरा दिया। मुझे तो लगता है तीनों का बराबर हिस्सा होगा। और वही बेड पर आंखें बंद किए पड़ी जानकी देवी के कानों में यह सब पड़ रहा था। उनका दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने आंखें बंद ही रखी, लेकिन यादें ताजा हो गई। पति की मृत्यु के बाद कैसे अकेले 3 बच्चों को पाला था, कैसे नौकरी करके सबको पढ़ाया, घर चलाया, कैसे हर त्योहार हर खुशी अकेले में मनाई। आज वह बच्चे जिन्हें गोद में खिलाया था, उनकी नजरें अब सिर्फ वसीयत पर थी। एक आंसू फिर से आंख से ढलक पड़ा। जानकी देवी की आंखें बंद थी, पर दिल के अंदर हलचल मच रही थी। बेटों के शब्द, बेटी की बेरुखी, सब तीर की तरह चुभ रहे थे। जिस माँ ने अपने जीवन की हर सांस बच्चों के नाम की थी, आज वही बच्चे अपनी माँ की सांसों का हिसाब लगा रहे थे। कितने दिन और कितना खर्च। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रितु हाथ में टिफिन लेकर आ चुकी थी। राजू भी साथ था। राजू ने जाकर नर्स से इजाजत ली और धीरे से बेड के पास आकर बोला, माँ जी उठिए, थोड़ा सा खा लीजिए, नहीं तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। जानकी देवी की पलकों में हलचल हुई। उन्होंने आंखें खोली। उनकी सबसे पहली नज़र राजू पर पड़ी, जो उनके पैरों के पास बैठा था। पीछे रितु थी, जो टिफिन में सूप निकाल रही थी। जानकी देवी ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, पर वो तीनों बच्चे कहीं नजर नहीं आए। शायद फिर से उन्हें कुछ जरूरी काम याद आ गया होगा। राजू ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी आप उन्हें ढूंढ रही हैं ना? वो लोग बाहर खाना खाने गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब तक आप भी थोड़ा सा खा लीजिए, बहुत कमजोरी हो गई है। जानकी देवी कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, मुझे भूख नहीं है बेटा, तुम लोग खा लो। राजू ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अगर आप नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे माँ जी। देखिए ना, दवाई भी तो लेनी है, बस थोड़ा सा खा लीजिए। पास खड़ी रितु ने मुस्कुराते हुए सूप का कटोरा बढ़ाया। माँ जी अगर आप मना कर देंगी तो हमें लगेगा कि आपने हमें कभी अपना माना ही नहीं। यह शब्द सुनकर जानकी देवी की आंखें फिर भीग गई। उन्होंने रितु के हाथ से कटोरी ली और 2-3 चम्मच सूप पिया। कह नहीं पाई, लेकिन उस एक निगाह में जैसे सब कुछ कह गई कि अपनापन खून के रिश्तों में नहीं, भावनाओं में होता है। रात बीत गई, फिर एक और दिन गुजर गया। हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। जानकी देवी अब ज्यादा थकी थकी लगने लगी थी। अगली सुबह जब राजू उनके पास बैठा था, तो उन्होंने धीरे से कहा, बेटा आज सुनील जी को बुला देना। कौन सुनील जी? राजू ने पूछा। जो वकील है वो, जिनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजू समझ गया, बात वसीयत की है। ठीक है माँ जी, कहकर राजू बाहर निकल गया। उधर बाहर लॉबी में बैठकर रेनू, आकाश और विकास बातें कर रहे थे। चलो भैया, माँ से मिल लेते हैं, कल से बात नहीं हुई। हाँ, राजू को दवाई लेने भेज दिया है, अब कोई टोका टाकी भी नहीं करेगा। तीनों कमरे में आए। माँ कैसी हो? आकाश ने पूछा। जानकी देवी ने सिर हिलाकर बस इतना कहा, ठीक हूँ। रेनू आगे बढ़ी। माँ हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं, बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। वो जो आपने पिछले साल जमीन खरीदी थी और एफडी करवाई थी, वो किसके नाम की है? जानकी देवी ने यह सुनते ही आंखें बंद कर ली। बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। फिर कुछ पल रुककर जैसे पूरे जीवन का बोझ उतारने वाली आवाज में बोली, जानना है ना वसीयत में क्या लिखा है? चिंता मत करो, सुनील जी को बुलाया है मैंने, अब जो भी जानना हो उन्हें सुन लेना। आकाश ने झेपते हुए कहा, माँ हमारा वह मतलब नहीं था। जानकी देवी ने आंखें बंद कर ली, जैसे और कुछ सुनना नहीं चाहती थी। रेनू ने आंखों के इशारे से भाइयों को बाहर चलने को कहा और तीनों बाहर चले गए। कुछ देर बाद राजू सुनील जी को लेकर आया।
जानकी देवी ने इशारा किया कि कमरे में आए और दरवाज़ा बंद करें। सुनील जी पास आकर बोले, हाँ बहन जी, बोलिए क्या लिखवाना है। बाहर बैठे तीनों भाई बहन कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे और ठीक उसी समय डॉक्टर ने उन्हें अपने केबिन में बुला लिया। देखिए, आपकी माँ की हालत बहुत गंभीर है। मुझे नहीं लगता कि वह अब ज़्यादा दिन। डॉक्टर की बात सुनकर भी उन तीनों के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि सच तो यह था कि अब उन्हें नसीहत सुनने की जल्दी थी, माँ की सांसों से ज़्यादा। रात का सन्नाटा धीरे धीरे अस्पताल के गलियारों में उतरने लगा था। हर कोई अपनी अपनी थकान में लिपटा हुआ था, लेकिन एक माँ की सांसें थी जो अब टूटने के करीब थी। अचानक जानकी देवी की आंखें खुली, शरीर कांप रहा था, सांसें अटक अटक कर चल रही थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाली, राजू, राजू, मेरे बच्चों को बुला दो, आखिरी बार देखना चाहती हूँ। पास ही बेंच पर झपकी ले रहा राजू एकदम से उठ गया। माँ जी, मैं बुलाता हूँ, डॉक्टर को भी बुलाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। राजू भागता हुआ सबसे पहले डॉक्टर के पास पहुँचा। डॉक्टर तेजी से वार्ड की तरफ भागे और राजू सीधे वेटिंग रूम में पहुँचा, जहां रेनू, आकाश और विकास बैठे थे। भैया, माँ जी की हालत बहुत खराब है, वो आप लोगों को बुला रही है। लेकिन इससे पहले कि राजू अपनी बात पूरी करता, आकाश चिढ़ते हुए बोला, क्या है राजू, आधी रात को भी तुझे चैन नहीं आया है। भैया, माँ जी का हाल गंभीर है, चलिए ना, वो आप लोगों को देखना चाह रही है। राजू की आंखों में पानी था। विकास ने अनमने मन से कहा, ठीक है, मैं आकाश को फोन करता हूँ, वो तो होटल चला गया था, चलो हम भी आते हैं। राजू फिर से दौड़ पड़ा। जानकी देवी की सांसें हर पल भारी होती जा रही थी। डॉक्टर उनकी नब्ज चेक कर रहे थे, नर्स इंजेक्शन लगा रही थी। डॉक्टर साहब, माँ जी को क्या हो रहा है, वो बोल क्यों नहीं पा रही। राजू की आवाज़ थर थरा रही थी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, राजू, अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, यह अपने बच्चों से मिलना चाह रही है और यही उनकी आखिरी ख्वाहिश है। तभी आकाश कमरे में दाखिल हुआ। माँ, आप चिंता मत कीजिए, विकास और रेनू भी आ रहे हैं। जानकी देवी ने कांपते हाथों से आकाश का हाथ थामा। आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ही देर में विकास और रेनू भी कमरे में आ गए। उनके पीछे रितु भी थी, जो राजू के साथ खड़ी हो गई। जानकी देवी ने एक बार फिर इशारे से राजू और रितु को पास बुलाया। राजू उनके पास झुका तो जानकी देवी ने कांपती उंगलियों से उसका हाथ थाम लिया। बहुत मुश्किल से अटकी हुई सांसों के बीच वो बोली, बेटा, अब मेरा समय आ गया है, तू हमेशा खुश रहना, इस घर को मेरा आशीर्वाद समझकर संभालना। इतना कहते ही उनकी आंखें बंद हो गई। मशीनें एक सीधी लाइन दिखाने लगी। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ जी, उठिए ना, बात कीजिए मुझसे। राजू बिलक पड़ा। उसके आंसू अब रुक नहीं रहे थे। रितु ने उसे संभालते हुए कहा, राजू, माँ जी अब सदा के लिए सो गई, लेकिन देखो, उन्होंने जाते जाते भी तुम्हें बेटे का दर्जा दे दिया। उधर आकाश ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं बिल क्लियर कर देता हूँ, फिर माँ जी को घर ले चलते हैं। सुबह होते होते सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। रेनू का पति और दोनों बहुएं भी आ चुकी थी। घर में एक अजीब सी चुप्पी थी, एक खालीपन था, लेकिन उससे ज़्यादा हलचल उस बात की थी जो सबके दिलों में थी, वसीयत। पंडित जी ने कहा, अब अंतिम यात्रा के लिए माँ जी को कंधा दिया जाए। रेनू के पति ने आगे बढ़कर कहा, मैं एक कंधा दूंगा। तभी पंडित जी ने पूछा, चौथा कंधा कौन देगा? रितु ने तुरंत राजू की ओर इशारा करते हुए कहा, भैया जी, राजू को भी माँ जी को कंधा देने दीजिए ना,
आखिर उन्होंने माँ जी की बेटे की तरह सेवा की है। आकाश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ ठीक है, वैसे भी तुम तो माँ जी को माँ ही कहते थे, तुम भी कंधा दे दो। राजू ने कांपते हाथों से सब यात्रा में कंधा दिया। आंखों में गंगा जमुना बहे जा रही थी, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, वहीं खड़े सुनील जी हाथ में कुछ कागज लिए बोले, रुको, पहले कुछ जरूरी बात करनी है। दरवाजे पर खड़े सुनील जी की आवाज ने सबको रोक दिया। रुको आकाश, अंतिम संस्कार से पहले तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं वसीयत सबके सामने पढ़कर सुनाऊं। एक पल को वहां सन्नाटा छा गया। हर आंखें उस दस्तावेज पर टिक गई जो सुनील जी के हाथ में था। सुनील जी ने धीरे धीरे कागज पलटा और पढ़ना शुरू किया। मैं जानकी देवी अपने पूरे होशो हवास में यह वसीयत स्वयं सुनील कुमार जी के माध्यम से लिखवा रही हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के बीच कोई विवाद ना हो। तीनों भाई बहन उत्सुकता से आगे झुक गए। रेनू की दोनों भाभियां आंखों में चमक लिए एक दूसरे को देख रही थी। मैं अपनी मुंबई वाली जमीन अपने बड़े बेटे आकाश के नाम करती हूँ। आकाश की पत्नी की आंखों में चमक फैल गई, लेकिन वह माहौल देख चुप रही। बैंक में जो 5 लाख की एफडी है वह विकास के नाम है। विकास ने गर्दन ऊपर की जैसे कोई उपलब्धि मिली हो। और मेरे सारे गहने रेनू के नाम हैं। रेनू ने जैसे चैन की सांस ली। अब तीनों अपने अपने हिस्से को लेकर संतुष्ट दिख रहे थे, लेकिन सुनील जी ने पढ़ना जारी रखा। बाकी जो मेरा सबसे प्यारा ठिकाना है, मेरा घर, वह मैं अपने उस बेटे के नाम करती हूँ जिसने बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के मुझे माँ की तरह अपनाया, जिसने मेरे अकेलेपन में मेरे लिए बेटा, बहू, दोस्त और सहारा सब बनकर जिया। सबकी सांसें थम गई और फिर सुनील जी बोले, मैं यह घर राजू के नाम करती हूँ। तीनों भाई बहन चौंक पड़े। रेनू बोल पड़ी, क्या राजू के नाम? विकास ने घूरते हुए कहा, एक नौकर को घर दे दिया। आकाश गुस्से से बोला, यह कैसे हो सकता है? सुनील जी ने ठंडे स्वर में कहा, जानकी देवी ने साफ कहा था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और कानूनी रूप से यह वैध है। कागज की एक एक कॉपी आप सभी को दे दी जाएगी। पंडित जी ने चुप्पी तोड़ी। बेटा, अब अंतिम संस्कार का समय निकल रहा है। यह बातें बाद में भी की जा सकती हैं। आकाश ने सिर हिलाया। चलो। जानकी देवी की अंतिम यात्रा शुरू हुई, लेकिन सबके दिलों में अलग अलग भाव थे। किसी को अफसोस, किसी को गुस्सा और किसी को संतोष। वापस लौटने के बाद घर में फिर से वसीयत पर चर्चा होने लगी। रेनू गुस्से में बोली, भैया, यह कोई तरीका है? माँ ने नौकर को ही सब दे दिया। रेनू का पति बोला, हाँ, देना ही था तो हमें दे देती। छोटी बहू भी तुनक कर बोली, क्या मतलब? अब यह घर राजू का है, अब हम कहाँ जाएंगे? बड़ी बहू धीरे से बोली, अब यह सोचने से क्या फायदा, अब तो यह घर हमारा रहा ही नहीं। विकास सिर पकड़कर बैठ गया। अब क्या करें भैया? आकाश ने एक गहरी सांस ली। कुछ नहीं, वकील साफ कह गया, कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब तो यही मानो यह घर हमारा कभी था ही नहीं। सब चुप हो गए और धीरे धीरे कमरे छोड़कर निकलने लगे। रेनू ने जाते जाते कहा, अब जब कुछ हाथ नहीं आया तो यहाँ रुकने का क्या मतलब? हम कल सुबह निकल रहे हैं। उधर एक कोने में बैठे राजू ने रितु से कहा, रितु, माँ जी हमें भी छोड़ गई, अब हम फिर से अकेले हो गए। रितु ने उसका हाथ थामते हुए कहा, क्यों ऐसी बातें करते हो? देखो ना, माँ जी जाते जाते भी तुम्हारी परवाह कर गई। यह घर देकर उन्होंने तुम्हें फिर से एक जिम्मेदारी दी है। राजू की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर एक संकल्प था। हाँ रितु, तुम सही कहती हो। माँ जी की यादों से जुड़ा यह घर अब सिर्फ मेरा नहीं रहा,
मैं इसे उन सबके लिए खोलूंगा जिनके बच्चे उन्हें अकेला छोड़ जाते हैं। और अगले 2 सालों में राजू ने उस घर को वृद्धाश्रम में बदल दिया, जहां हर कोना जानकी देवी की ममता की खुशबू से भरा था, जहां हर दिन कोई बुजुर्ग अकेला पल नहीं अपनापन महसूस करता था। जानकी निवास अब सिर्फ एक घर नहीं था, वो एक माँ के दिल की आखिरी मंशा का प्रतीक बन चुका था। दोस्तों, क्या वाकई एक माँ को उसके अपने बच्चे समझ नहीं पाते और एक गैर कभी कभी सबसे बड़ा अपना बन जाता है? क्या आप भी मानते हैं कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं भावनाओं से बनता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.